अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एफएससी पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एफएससी पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 12, क्योंकि 11 चैप्टर आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं और यहाँ पे सेकंड ईयर के अंदर आपने 12 से स्टार्ट लेना है। तो इसका जो चैप्टर नंबर 12 है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जानेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इस चैप्टर का जो फर्स्ट आर्टिकल है 12.1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 12.1 कॉलम्स लॉ। इस कॉलम्स लॉ को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रो अलग लफ्ज है, स्टैटिक अलग लफ्ज है। जब इनको मिलाते हैं तो बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? चार्जेस, और स्टैटिक का क्या मतलब है? रेस्ट की हालत में। यानी कि फिजिक्स की ऐसी शाख जिसके अंदर हम रुके हुए चार्जेस का मुताला करते हैं। रुके हुए मतलब रेस्ट की हालत में। तो इस शाख को, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, जिसके अंदर हम रुके हुए चार्जेस का मुताला करते हैं। जस्ट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन लिखनी है अगर एग्जाम के अंदर आती है। अच्छा, इसका जो फर्स्ट आर्टिकल है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो है कॉलम्स लॉ। ठीक है, तो कॉलम लॉ क्या है? देखो, कॉलम का कानून जानने से पहले आपको न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून आना चाहिए, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर यकीनन उसको जो है वो डिस्कस किया होगा और अच्छे से समझा भी होगा। उसमें क्या था कि न्यूटन ने ये कहा था कि दो मैसेज हो ना तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है। यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं कि दो मैसेज हैं तो उनके दरमियान फोर्स मौजूद है। ठीक है, जो कि उनके मैसेज के हासिल ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन मैसेज के दरमियानी फासला के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसी तरह अब अगर आप इसको आम समझने की कोशिश करें तो जो न्यूटन की फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दो मैसेज के दरमियान थी। अगर आप मैसेज की जगह पे चार्जेस रख दें तो फिर वो न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून नहीं रहेगा, बल्कि वो कॉलम का कानून बन जाएगा। तो कॉलम ने ये कहा था कि जैसे मैसेज है ना उनके दरमियान फोर्स है, इसी तरह अगर दो चार्जेस हों तो उनके दरमियान भी फोर्स मौजूद होती है। अगर दो चार्जेस है ना, ठीक है, तो उनके दरमियान भी क्या मौजूद होगी? फोर्स मौजूद होगी। शर्त यह है कि वो दोनों चार्जेस जो है वो रुके हुए हों। कॉलम का कंप्लीट नेम चार्ल्स कॉलम है और इसने जो है ये कानून जो है वो 1784 के अंदर ये पेश किया था। ठीक है, और इस कानून के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि दो चार्जेस अगर रेस्ट की हालत में है ना तो उनके दरमियान एक फोर्स मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो फोर्स कितनी होती है? वो फोर्स जो है वो उन चार्जेस के दरमियान जो मौजूद है, उन चार्जेस के जो उनके मैग्नीट्यूड होंगे उनके हासिल ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन चार्जेस का जो दरमियानी फासला है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे लेट कर लेते हैं कि आपके पास एक चार्ज है, ये इसको मैं नाम दे देता हूं Q1 का, और दूसरा चार्ज आपके पास है ये, इसको मैं नाम दे देता हूं Q2 का। ठीक है जी, ये Q1 है यानी कि इसकी मिकदार 20 कॉलम हो सकती है, 30 कॉलम हो सकती है। कॉलम चूंकि चार्ज का यूनिट है इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है जी, तो ये 20 कॉलम हो सकता है, 10 कॉलम हो सकता है, ये भी 20 कॉलम या 10 कॉलम हो सकता है। मैंने इसको जनरलाइज करके Q1 इसको कह दिया और इसको Q2 कह दिया। समझा रही बात की? ठीक है, अब कॉलम ने ये कहा था कि इनके दरमियान फोर्स मौजूद है। ठीक है, और वो फोर्स किस तरह की है कि वो फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के हासिल ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है ना, पहले तो आपने उन दोनों को ज़र्ब देनी है। कितना है? अगर 10 है, इधर 20 है, तो 10 ज़र्ब 20 करना है आपने। लेकिन यहाँ पे Q1 और Q2 है तो इन दोनों को ज़र्ब देनी है आपने। ये हमारे पास बन जाएगा Q1 मल्टीप्लाई Q2, तो क्या बन जाएगा? Q1 Q2। ये जो इनके दरमियान फोर्स होगी ना वो इस Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी।
तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है, वो इन दोनों चार्जेस के हासिल ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है। अच्छा, अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर इन चार्जेस के दरमियान फासला कम होगा तो जाहिर है इनके दरमियान फोर्स ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम इन चार्जेस को दूर ले जाते जाएंगे तो फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। किस तरह कम होगी, उस डिस्टेंस के स्केयर के हिसाब से कम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है इनके दरमियानी फासला जो होगा, इनका लेट कर लेते हैं वो r है, तो उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनके दरमियानी फासला के मुरब्बा के। ठीक है जी, 1/r स्केयर, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्केयर। ठीक है जी, अब हम इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें, यहां पे लिख लेना है आपने कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का मुवाजना करने से इसको आप जो है लिखेंगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 ओवर r स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही आपने इसको जो है लिख लेना जैसे आपने न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून लिखा था। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करनी है तो f आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होगी, बराबर लगेगा, साथ में कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज हुआ है उसको हम बोलते हैं कॉलम कांस्टेंट और उसको हम k से जाहिर करते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा q1 q2 ओवर r स्क्वायर। जो न्यूटन का कानून था उसके अंदर यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा था g। ठीक है, यहाँ पे g नहीं होगा बल्कि यहाँ पे कॉलम कांस्टेंट यानी कि k होगा। ठीक है जी। अब ये जो k होता है ये बराबर होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। जब इनकी वैल्यूज पुट की जाती हैं तो इनका आंसर जो है वो हमारे पास आता है 9 × 10⁻⁹ और इसका यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कॉलम। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉलम कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आएगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर। समझा रही बात की। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो साथ में डिस्टेंस के अलोंग यूनिट वेक्टर लगा देंगे। डिस्टेंस कौन सा है, r है, तो r के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, r कैप। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इसके साथ r कैप लगा देंगे। बकिया टर्म आपने सारी वैसे ही लिख लेनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर, और यहाँ पे r लगेगा, इसके ऊपर कैप लग जाएगा। जैसे ही कैप लगेगा यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फोर्स है। ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, ये उस वक्त होगी जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं होगा। लेकिन अगर इन चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम पड़ा हो, यानी कि हवा मौजूद हो, जाहिर है हवा का तो जो है वो जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लोहे की कोई चीज हो, लकड़ी रखी हो, जो भी चीज रखी हो, तो उस वक्त इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा भाई, इस फोर्स पे जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा असर पड़ेगा। अब यूं कह लें कि इसके फार्मूले के अंदर थोड़ा सा जो है वो चेंज आएगा। बकिया फार्मूला सारा का सारा वैसे होगा। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे साथ एप्सिलॉन r आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और साथ में बाकी सारी टर्म जो है वो बिल्कुल वैसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये होगा अगर कोई मीडियम मौजूद हो। तो ये सारी इसकी कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है कॉलम के कानून की। तो सिंपल इसकी डेरिवेशन से हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, बहुत सादा डेफिनेशन बन जाएगी। According to Coulomb's law, the electrostatic force between two charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between these charges। ठीक है जी, यानी कि कॉलम के कानून के मुताबिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के हासिल ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन दोनों चार्जेस के दरमियानी फासला के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को हम जो है वो कॉलम का कानून कहते हैं। ठीक है जी। अब एक और अहम बात इसके अंदर कि ये फोर्स
चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जाहिर है ये या तो रिपल्सिव होगी या फिर अट्रैक्टिव होगी। तो ये डिपेंड करेगा चार्जेस की नोयत पे। अगर चार्जेस सेम नोयत के हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, या फिर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो फिर इन दोनों के दरमियान, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस की नोयत अपोजिट होगी, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो, तो फिर ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको यही समझाना था। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा, फोर्सेस की नोयत भी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी मजीद, और साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करना है। वो लेक्चर आपके लिए बहुत अहम है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।